गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रेप पॉइंटर्स। दोस्तों आज है 19th ऑफ जुलाई और आज 7 टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार कौन कौन से हैं ब्रीफली। एक आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। शकंबरी फेस्टिवल छोटा सा फेस्टिवल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको याद रखना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड है। उसके अलावा एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एक न्यूज़ है, एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हुआ करती थी और वो एक ट्रैक पे गई हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट की वजह से। एक वाटरफॉल पे बेसिकली वो जा रही थी, उसका नाम है कुंभे वाटरफॉल। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। टैमरीन मंकी एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो स्पीसीज ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीसीज से। एक ये स्पीसीज है जर्डन कोर्स, ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे, ये भी एनवायरमेंट इकोलॉजी से पढ़ने वाले हैं। लेट ब्लाइट डिसीज ये क्या होता है, जो कि यूजुअली जो टमाटो क्रॉप्स होती है उनके अंदर पाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। ट्राइब्स के रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवाल यूपीएससी में आते हैं, तो एक ट्राइब है ऐसी ही जिसका नाम है माचो पीरो, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा न्यूज में है। उसके अलावा ज्योग्राफी में जो आईआर वाला सेक्शन है जो कि मैप बेस्ड सेक्शन होता है, यहां से हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं चागोस आर्किपेलागो, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इंडिया ने यहां पे एक स्टैंड लिया है अगेंस्ट यूके, उसके बारे में इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सीधा पहले टॉपिक भी, और डिले नहीं करते हैं बिल्कुल भी, करते हैं सीधा काम की बात। और पहला आर्टिकल है शकंबरी फेस्टिवल। आपको पिक्चर दिखाता हूं जरा, देखिए ये है इसकी पिक्चर। तो ये एक जो शकंबरी माता है बेसिकली उनका टेम्पल है, और आप क्लियरली देख सकते हो इस पिक्चर में बहुत सारी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वो सब जो है यहाँ पे दिए जाते हैं, और इसीलिए जो है ये फेस्टिवल बेसिकली मनाया भी जाता है। तो 3 दिन का फेस्टिवल होता है, आज से शुरू हो जाएगा, 21 तक ये चलने वाला है। 2 लाख के लगभग लोग विजिटर्स यहाँ पे जो है वो आएंगे। और लोकेशन क्या है वो थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, श्री दुर्गा मल्लेश्वरा स्वामी वर्ला देवस्थानम, देवस्थानम मतलब टेम्पल, आंध्रा में इसको जो है देवस्थानम जो है इसको कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में कई लोग इसको जो है कनक दुर्गा टेम्पल भी कहते हैं। देखिए, दुर्गा जी तो शक्ति का अवतार हैं। कणक आपको अच्छे से पता है, कणक मतलब अनाज होता है, जो गेहूं होती है कणक, उसको अनाज बोलते हैं, वो यहाँ पे है। आंध्र प्रदेश में जो विजयवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे जो इंद्रकिलाद्री हिल्स है वहां पे, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं। डेटी कौन है वहां पे, ऑब्वियसली नाम का दुर्गा लिखा ही हुआ है, तो गोडेस कनक दुर्गा, यानी कि दुर्गा जी का वो अवतार जो कि अबंडेंस से जुड़ा हुआ है, जो कि अनाज से जुड़ा हुआ है, जो कि फूड से जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं गोडेस कनक दुर्गा। तो बेसिकली वहां पे अडोन एज ए शकंबरी देवी, एम्बॉडीमेंट ऑफ अबंडेंस। देखिए क्या हुआ था ना, मतलब जो इसकी जो साथ जो स्टोरी जुड़ी हुई है वो ये है कि देयर यूज्ड टू बी राक्षस, एक डीमन हुआ करते थे जिसका नाम होता था धुरुधुरु, ठीक है, ये उनका नाम हुआ करता था। तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ड्रोट आ गया, बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गई, लोग जो है वो भूख से मरने लगे, वो सब होने लगा। तो जब दुर्गा जी ने एक अवतार लिया, और जब दुर्गा जी ने अवतार लिया तो उन्होंने इस राक्षस को मारा, और इस राक्षस के मारने के साथ साथ क्या हुआ, उनकी जो टीयर्स थे, क्योंकि लोग जब मर रहे थे तो सफर कर रहे थे, तो दुर्गा जी के इस अवतार के जो आंखों से कुछ आंसू निकले, टीयर्स निकले, और जहां जहां पे वो टीयर्स गिरते चले गए वहां पे बहुत ज्यादा अबंडेंस ऑफ ग्रेन हो गया, फसलें वहां पे आने लगी, पेड़ हरे हो गए, सोइल फर्टाइल हो गई, पानी आ गया रिवर्स के अंदर, वो सब हुआ। तो इसी वजह से यहां पे ये सेलिब्रेट भी किया जाता है, शकंबरी देवी का जो टेंपल है वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थोड़ा आपने याद रखना है इस कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, आपसे स्टोरी नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपसे टेंपल के बारे में पर्टिकुलरली पूछ सकता है। तो फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं, जो लोग आते हैं वो सजाते हैं इस पूरे टेंपल को, और बाद में 3 दिन के बाद जब फेस्टिवल खत्म होने वाला होता है तो इन्हीं वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का यूज करके प्रसाद बनाया जाता है, जिसे कंदम्बम प्रसादम कहते हैं, वो फिर लोगों को दिया जाता है, लोग जो खाते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स भी यहाँ पे होते हैं, जैसे यहाँ पे विघ्नेश्वरा पूजा होती है, ऋत्विक वरुणा पूजा होती है, कलश स्थापन होता है, ये कुछ रिचुअल्स होते हैं बेसिकली 3 दिन के दौरान जो यहाँ पे किए जाते हैं। ये बहुत पुराना फेस्टिवल नहीं है, अभी पिछले 10, 14, 15 सालों में से पहले सेलिब्रेट किया जाता था, शुरुआत इसकी हुई थी, और अभी ये रेगुलर बेसिस पे होता है, तो इसकी काफी मान्यता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो गई है। तो क्योंकि मानसून का टाइम है, वैसे भी वेरी वेल रेन का टाइम होता है इंडिया में, और जो हमारी क्रॉप्स होती हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड करती हैं, वाटर के ऊपर डिपेंड करती हैं। इंडिया वैसे भी अग्रेरियन इकोनॉमी तो है ही, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे जो इरिगेशन है वो ज़्यादातर रेनफेड होती है, तो बारिश और फसलों का, हमारे पेट का
वेजिटेबल ग्रोथ का, सीरियल्स का, भोजन का, हमारी लाइफ की जो ग्रोथ होती है उसका आपस में सब रिलेशन है, इसलिए देवी जी की जो पूजा की जाती है। तो ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है। ये फेस्टिवल कहाँ होता है, कब होता है, क्या इसकी खास बात है, वो थोड़ा आपने याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया, आषाढ़ का महीना चल रहा है तो इसी वजह से आषाढ़ में इसको किया जाता है। ठीक है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक्स के लिए। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, एक ट्रैवल ब्लॉगर कह लीजिए, एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर कह लीजिए, उनका नाम था आनवी कांब। ठीक है, और काफ़ी अच्छी फॉलोइंग थी इंस्टाग्राम पे इनकी, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी प्रेजेंस थी और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल एक विजिटर हुआ करती थी, ये ट्रैकर थी, ट्रैवलर थी। लेकिन एक्सीडेंट देखें अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ भी हो सकते हैं, राइट। इसके बारे में मैं न्यूज़पेपर में सुन रहा हूँ तो लोग बड़ी अजीबोगरीब सी हेडलाइंस दे रहे हैं, रील बनाते हुए डेथ हो गया एंड ऑल दैट। अरे एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, कई सालों से ट्रैवल कर रही थी। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि 20 30 40 साल तक चलाने वाले जो परफेक्ट ड्राइवर्स होते हैं, एक्सीडेंट तो उनसे साथ भी हो सकते हैं रोड्स के ऊपर। तो ये तो जस्ट एन एक्सीडेंट, ये रील बनाना यार वो ऐसा कुछ भी इसमें मतलब एंगल ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट एनीवेज, वो महाराष्ट्र में एक बहुत पॉपुलर वाटरफॉल है जिसे कुंबर वाटरफॉल कहते हैं, और ये आपको थोड़ा याद रखना है। उन वो फिसल गई या जो भी हुआ, 300 फीट का वहाँ पे गोर्ज था, एक वैली थी डीप डाउन, वहां पे जाके वो गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो छोटा सा आपको बस इस वाटरफॉल के बारे में यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है महाराष्ट्र में, ऑब्वियसली जो सह्याद्री रेंज है वेस्टर्न घाट में जो महाराष्ट्र के अंदर होती है वहां पे ये पाया जाता है। 178 फीट की हाइट पे ये वाटरफॉल आता है, 3 साइड से ये माउंटेन से घिरा हुआ है। अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है कि पहली बार वहां पे कोई गया था, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं ट्रैवलर एंथुजियास्ट हैं वो जाते रहते हैं। और इस बार ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया एंड रेस्ट इन पीस। और आप भी कभी अगर घूमने जाएं इंक्लूडिंग मी, तो थोड़ा सा संभल के जाएं, राइट। थोड़ा रिस्क कम लेने की कोशिश करें क्योंकि लाइफ बहुत प्रेशियस है, राइट। चलिए, टैमरिन मंकी, ये मंकी भी थोड़ा न्यूज़ में है। और ये देखिए ज़रा, इसकी पिक्चर आपको दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इसकी आप ना मस्टैच देखिए, ये थोड़ा फेशियल जो हेयर है इसी वजह से इसकी खास बात है। और अभी देखिए, वैसे तो ये नेटिव नहीं है इटली में, लेकिन अभी इटली की वजह से न्यूज़ में है क्योंकि इटली के बहुत सारे जूस के अंदर ये टैमरिन मंकी पाया जाता है और इस समय इटली में भयंकर हीट वेव चल रही है जिसकी वजह से थोड़े से परेशान हैं। कहीं ये डेथ भी हो गई अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जूस वगैरह के अंदर, तो इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में था। अब आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यस, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कुछ इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये जो इंसिडेंट वो इटली के अंदर हो रहा है, लेकिन ये जो मंकी है वो बेसिकली साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा पाया जाता है। ये वहां का नेटिव है, बाद में यूरोपियन, जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का समय हुआ करता था ना, तो यूरोप वाले वो हर चीज ले जाया करते थे अपनी कॉलोनी से जिनको अच्छी लगती थी, इंक्लूडिंग एनिमल्स ऑल्सो। तो यूरोप के अंदर पिछले 200-300 सालों में बहुत सारे ऐसे ट्रीज फ्लावरिंग ट्रीज, फ्रूट ट्रीज, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया गया जो कि यूरोप के नेटिव नहीं थे। तो यूरोप में आज के समय में आपको बहुत सारे एलियन स्पीसीज देखने को मिलते हैं, तो ये भी आप उनमें से कह सकते हो। तो इसकी खास बात है इसके फेशियल हेयर, मस्टैश, बियर्ड, जैसा वो आपको मैंने दिखा दिया पिक्चर वैसा नजर आता है। कई सारी स्पीसीज जो है वो इसकी पाई जाती हैं, लेकिन जितनी भी इसकी स्पीसीज पाई जाती है सबसे खास बात है कि बहुत छोटा सा मंकी होता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 220 से लेकर 900 ग्राम्स के आसपास होता है बेचारा। 18 to 30 सेंटीमीटर इसकी बॉडी की लेंथ होती है, लेकिन इसकी टेल बहुत लंबी होती है। इवन इसकी बॉडी की लेंथ से लंबी इसकी टेल होती है। तो टेल को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो 18 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है, छोटा सा होता है। इसके बॉडी के ऊपर जो फर होता है, जो बाल होते हैं, वो थोड़े से सॉफ्ट हुए होते हैं और उस तरह से नजर आते हैं। बिहेवियर के बारे में बात करें तो ये सोशल एनिमल है, जस्ट लाइक अस। अकेले रहना पसंद नहीं करता है, ग्रुप्स इसमें चाहिए, तो 3 to 15 के ग्रुप में ही रहना पसंद करता है। इनका जो ग्रुप होता है वो फीमेल के द्वारा डोमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो मैट्रिनियल एक हेरिटेज और जो लीनिएज जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ओमनीमोरस होता है, ये याद रखना, कभी भी मंकीज या प्राइमेट्स के बारे में अगर आपको पूछेगा सवाल, तो ये सवाल जरूर पूछता है कि जो प्राइमेट है, जो मंकी या चिंपैंजी या जो भी हैं, वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, याद रखना है। तो ये ऐसे पूछेगा क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो स्पीसीज होते हैं, पायरेट्स होते हैं, वो ज़्यादातर हर्बीवोर्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बार ओमनीवोर्स भी होते हैं। हालांकि ज़्यादातर ये फ्रूट्स, फ्लावर्स वगैरह खाना ही पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्टेब्रेट्स वगैरह, उनको भी खा लेते हैं। तो ये ओमनीवोरस इस सेंस में माना जाता है। टैमरिन्स यूज वोकलाइजेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड द सेंट मार्किंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये इनकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, उसके कुछ साउंड्स होते हैं
जिनका यूज करके ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सेंट भी होती है जो बॉडी की सेंट होती है। इवन ये यूरिन के थ्रू भी जो है कुछ ना कुछ मार्किंग करते हैं अपने एरियाज की, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। जो फीमेल ग्रुप की हेड होती है, ज्यादातर वो देखा गया कि वो फीमेल ही एक्चुअली ब्रीडिंग करती है, बाकी दूसरी फीमेल्स को अलाउड नहीं है। और ये फीमेल यूजली जो है ट्विंस को बर्थ देती है, किसी किसी रेयर केस में ट्विन नहीं भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर ट्विंस ही होते हैं। 140 से लेके 150 डेज का जेस्टेशन पीरियड होता है। याद रखना है चीजें, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज की बिहेवियर को लेके, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके यूपीएससी सवाल पूछता है, तो ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। डेंजर तो हर स्पीसीज को आजकल है ही, कोई ऐसा स्पीसी दुनिया में लगभग शायद बचा ही नहीं होगा जिसको डेंजर ना हो। तो वही जो सबके रीजंस होते हैं, लॉगिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, हैबिटाट लॉस, फ्रेगमेंटेशन वगैरह, वो सब इसके कॉज मान जाते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में आपसे। एक ट्राइब न्यूज में है जो कि हंटर गैदरर ट्राइब्स होती हैं, अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, जिनका नाम है मीचो पिरो। ठीक है, इसका नाम ये है माचो पिरो। इसको अभी स्पोर्ट किया गया है, क्योंकि ज्यादातर क्या ना, ये इनसे आज तक किसी ने कॉन्टैक्ट नहीं किया इस ट्राइब से, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप रेन फॉरेस्ट जंगलों में पाई जाती हैं। लेकिन अभी कुछ इंडिविजुअल्स को स्पोर्ट किया गया है पेरू के अंदर, ब्राजील जो पेरू का बॉर्डर है वहां पे स्पोर्ट किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर भयंकर डिफोरेस्टेशन हो रहा है, तो इनका हैबिटेट लॉस हो गया, तो इसकी वजह से बेचारे थोड़े बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा न्यूज में है, अनकॉन्टेक्टेड है, लेकिन अभी देखा गया है। कहां पे? पेरू के अंदर एक रीजन होता है जिसे बोलता है माद्रे दी दियो। यहां पे बेसिकली ज्यादातर ये पाए जाते हैं, जो कि ब्राजील और बोलीविया के बॉर्डर के आसपास पड़ता है। याद रखना है, एग्जाम में आपसे हो सकता है वो ट्राइब के बारे में सवाल ना पूछे, लेकिन इस रीजन के बारे में सवाल पूछ लेगा, बोलेगा माद्रे दो दियोस की लोकेशन क्या है, पूछेगा। तो याद रखना है, पेरू, ब्राजील और बोलीविया के बॉर्डर पे ये रीजन पड़ता है, जहां पे ज्यादातर इस ट्राइब को जो ट्राइब है, वहां पे एक रिवर होती है जिसका नाम है लास पिद्रे रिवर। इस रिवर के आसपास ज्यादातर ये ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। हंटर गैदरर है, नोमैडिक है, एक जगह पे रुकते नहीं है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स आर हंटर गैदरर्स, नोमैडिक्स, एग्रीकल्चर सेटलर्स, ऐसे सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है वो। तो याद रखना है, नोमैडिक हंटर गैदरर्स हैं, ज्यादातर फ्रूट्स वगैरह या छोटे मोटे जो जानवर होते हैं उनको पकड़ते हैं और कंज्यूम करते हैं, इस तरह से इनका काम चलता है। फिशिंग वगैरह भी करते हैं ये। हंटर गैदरर्स के अंदर फिशिंग भी इंक्लूड होती है, क्योंकि रिवर के आसपास रहते हैं और रेन फॉरेस्ट होता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी फिश यहाँ पे फ्रेश वाटर फिश पाई जाती हैं, उनको भी ये लोग कंज्यूम करते हैं, पकड़ते हैं। तो वो थोड़ा आपने याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि एक न्यूज अभी आई थी, सर्वाइवल इंटरनेशनल एक ग्रुप है, और उस ग्रुप की अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि ये अगर ऐसे ही डिफोरेस्टेशन साउथ अमेरिका में चलता रहा तो 20-30 सालों के अंदर ये जो ट्राइब है पूरी तरह से गायब हो सकती है। उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिपोर्ट आई थी। तो सर्वाइवल इंटरनेशनल एक लंदन बेस्ड ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, जो कि इंडिजेनस ट्राइबल जो ग्रुप्स होते हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। तो ये थोड़ा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में याद रखना है। चलिए, चागोस आर्किपेलागो, पहले लोकेशन आपको दिखा देता हूं। ये देखिए जरा, इंडियन ओशन के अंदर पड़ता है। तो एक तो सवाल आपसे सीधा ये पूछ लेगा आपसे, चागोस आर्किपेलागो भैया कौन से ओशन में है? दिस इज इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। एक तो ये याद रखना है। ये रहा, देखिए, चागोस आर्किपेलागो। आर्किपेलागो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। और ये सारे अटोल्स हैं, अटोल्स। अगर आपने थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ा है तो हमारे पास क्या होता है, कोरल रीफ होते हैं। कोरल रीफ का एक टाइप होता है जिसे अटोल कहते हैं। तो ये अटोल से बने हुए, जैसे हमारा लक्षद्वीप है वो भी ज्यादातर अटोल का बना हुआ है, मोलदीव है, सेचेल्स है, चागोस आर्किपेलागो हैं, अटोल्स हैं। तो छोटे 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 बहुत सारे आइलैंड यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहीं पे एक आइलैंड है डियागो ग्रासिया, इसको बोलते हैं। डियागो ग्रासिया में अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल बेस है, मतलब अमेरिका वहां है लेकिन उसका नेवल बेस यहां है इंडियन ओशन के अंदर। तो इंडियन ओशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, अमेरिका इसी बेस से नजर रखता है। और चागोस आर्किपेलागो इसलिए न्यूज में हो जाता है। देखिए, यहां पे पड़ता है मॉरिशस। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जाएं तो चागोस आर्किपेलागो मॉरिशस का हुआ करता था, लेकिन वही बात है, कॉलोनाइजेशन का जमाना था भैया, ठीक है। ब्रिटेन ने वो इसको जो है कैप्चर कर लिया, और अभी लड़ाई बेसिकली वही चल रही है। मॉरिशस कह रहा है भैया ये मेरा आइलैंड है, मुझे वापस दो।
और यूके बेसिकली कह रहा है कि मना कर रहा है, क्योंकि उसके लिए स्ट्रेटेजिकली यूके और अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ 7 अटोल जहां पे 60 आइलैंड्स पड़ते हैं। जो मोलदीव आर्कीपेलागो है, मोलदीव के जो आइलैंड्स हैं वहां से 500 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये ब्रिटेन की ओवरसीज टेरिटरी है, जैसे फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है, अमेरिका की है, ब्रिटेन की है। तो बेसिकली 100-150 साल पहले जब ये छोटे छोटे आइलैंड्स को कैप्चर किया गया था इन कंट्रीज के द्वारा, अभी भी बहुत सारे आइलैंड्स को इन्होंने छोड़ा नहीं है, अभी भी वो उसको कैप्चर करके बैठे हुए हैं। ये थोड़ा आपने इस कॉन्टेक्स्ट में इसको याद रखना है। और यहाँ पे 1965 के अंदर प्रॉपर जो है एक टेरिटरी एस्टेब्लिश किया गया था, ऑफिस वगैरह बनाए गए ब्रिटेन के द्वारा स्ट्रेटेजिकली, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है डिगो ग्रासिया। इसको मिक्स कर दिया गया आर्कीपेलागो के अंदर। आज के समय में अमेरिका को एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए दिया गया है कुछ साल की लीज के लिए। तो वो सब कुछ यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बनता है। मॉरिशियस हमेशा इसकी डिमांड करता है, और मॉरिशियस इस मुद्दे को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके गया, वहां पे इसको लेके गए। और 2019 में कोर्ट का जजमेंट आया कि भैया ये जो यूके ने इसको कैप्चर किया हुआ है ये अनलॉफुल है, इलीगल है, और अमेरिका और ब्रिटेन को इसे वापस दे देना चाहिए मॉरिशियस को। लेकिन आप दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हो, जब दूसरों के ऊपर बात आती है, जब आपके ऊपर बात आती है, तब किसी की नहीं सुनते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कहने के बावजूद भी ब्रिटेन ने इसको नहीं छोड़ा है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्डन कोर्सो, तो जॉर्डन कोर्सर बेसिकली पिछले 10 सालों से नहीं देखा गया है। IUCN की रील्स में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 10 साल से दिखाई नहीं दिया है। हो सकता है एक्सटिंक्ट हो गया हो, या हो सकता है नहीं हुआ हो, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था 1900 के अंदर। बेसिकली इसको बहुत सालों तक स्पॉट नहीं किया था कहीं पे भी, तो लोगों ने मान लिया कि एक्सटिंक्ट हो गया है, देखा ही नहीं किसी ने, तो एक्सटिंक्ट मान लिया गया। लेकिन अचानक से फिर 1986 के अंदर दोबारा से इसको देख लिया गया, तो लोगों ने समझा रहे यार तो एक्सटिंक्ट नहीं था, कहीं रह रहा होगा, अभी वापस आ गया है। तो अभी 10 सालों से इसको स्पोर्ट नहीं किया गया, हो सकता है फ्यूचर में स्पोर्ट किया जा सके। तो अभी हम लोग इसे पर्टिकुलर एक्सटिंक्ट नहीं कह सकते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर पाया जाता है स्पेसिफिकली, और वहां पे भी जो श्रीलंकमेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहां पे बेसिकली ये ज्यादातर देखा जाता था पहले, अब नहीं दिख रहा है। नॉकटर्नल है, रात को बाहर आता है, दिन में बाहर आता ही नहीं है, इसलिए घने जंगलों में रहता है, तो दिन में किसी को दिखाई देता नहीं है। नॉकटर्नल है, याद रखना। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स और एनिमल्स आर नॉकटर्नल, उसके अंदर ये जॉर्डन कोर्सर आपको याद रखना है। इतना याद रहेगा। चलिए, इसका हैबिटेट क्या है, क्या खाता है, कैसे कब ब्रीडिंग करता है, ये किसी को नहीं पता क्योंकि इसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो क्योंकि बहुत रेयर होता है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि माना जाता है कि 50 से लेकर 249 के लगभग इसके इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, और जो इस कैटेगरी में होते हैं उसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। हमारी जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 के अंदर जो है इसको रखा गया है। तो हाईली प्रोटेक्टेड है वैसे तो, लेकिन दिखता ही नहीं, प्रोटेक्शन तो बाद की बात है। लेट ब्लाइट डिसीज, लेट, ये देखिए जरा, ये जो है आलू की खेती है, और ये देखिए जरा जो आपको निशान नजर आ रहे होंगे, तो ये डिसीज है बेसिकली, और इसे बोलते हैं लेट ब्लाइट डिसीज। ठीक है, और अभी CPRI ने एक एडवाइजरी इशू की है, क्योंकि इंडिया में कई स्टेट्स के अंदर ये डिसीज काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। और वैसे तो देखा जाए, देखा जाए अगर, तो ये जो पोटैटो है वो इंडियन नेटिव क्रॉप तो नहीं है, वो तो बाहर से इंट्रोड्यूस की गई थी, मैक्सिको वगैरह से या उधर से आई थी, स्पेनिश लोग, पुर्तगीज लोग लेके आए थे इंडिया में। लेकिन आज के समय पोटैटो हमारी फूड का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो चुका है ना। पोटैटो मतलब आदमी समझ लिया, इंडिया में 99% आदमी पोटैटो तो खाता ही खाता है कभी ना कभी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा, इंडिया में स्पेशली, जिसको पोटैटो की सब्जी पसंद ना हो, है ना। अलग अलग फॉर्म में हम लोग खाते ही हैं। तो ये ब्लाइट डिसीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब पोटैटो में ये बहुत ज़्यादा डिसीज आ जाता है तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, इन्फ्लेशन वगैरह वो सब इश्यूज यहाँ पे हो जाते हैं। तो ये फंगल डिसीज है बेसिकली, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फंगल डिसीज है, बैक्टीरियल नहीं है, वायरस नहीं है, फंगल है। इतना एग्जाम में सवाल पूछेगा। क्या सिम्टम्स होते हैं जब पेड़ के अंदर ये आ जाता है? डार्क वाटर सोक्ड लेजन्स, जो अभी मैंने आपको दिखाए वो थोड़े थोड़े आपको नजर आते हैं, डार्क स्पॉट्स आपको नजर आते हैं। जो देखिए पोटैटो की खेती होती है तो जमीन के नीचे इसकी रूट्स होती हैं, कुछ स्टेम्स होते हैं। तो पोटैटो को अगर कभी उखाड़ के देखोगे ना आप उसके पौधे को, आपको उसके नीचे जड़ों में कुछ
गांठें सी नजर आएंगी, ट्यूबर्स उनको बोलते हैं। तो बाद में इन्हीं से उसको उगाया जाता है। और आपने कभी देखा होगा अपनी किचन में जो पोटैटो रखा रहता है कभी कभी, तो उसको आपने हफ्ते 10 दिन तक रख के देखो, उस पोटैटो के ऊपर ना छोटे छोटे गांठ आ जाती हैं, जिनमें से पेड़ निकल आते हैं पोटैटो के अंदर से, तो उसे ट्यूबर्स कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो जब ये लेट ब्लाइट डिसीज आता है, तो ट्यूबर्स या तो खराब हो जाते हैं या वो बन नहीं पाते। और क्योंकि ट्यूबर्स के ऊपर प्रोडक्शन डिपेंड करती है, तो इसलिए प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। वो आपने थोड़ा याद रखना है। वेदर कंडीशन कैसी चाहिए होती है इस डिसीज के लिए? 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। ह्यूमिडिटी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो मानसून का समय चल रहा है, ह्यूमिडिटी तो इस समय है ही ऑफ कोर्स, तो इस वजह से इसकी ग्रोथ यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई है। केमिकल कंट्रोल तो हम लोग डेफिनेटली कर ही सकते हैं। कुछ दवाइयाँ वगैरह होती हैं फंजीसाइड्स जो हम लोग करते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और कई बार दवाइयों के करने के बावजूद भी ये डिसीज़ रुकता नहीं है, चलता ही रहता है अनफॉर्चुनेटली। और स्प्रे वगैरह हम लोग करते हैं। और स्प्रे करने से ये भी तो होता है ना कि देखिए, जो फंजीसाइड्स वगैरह होते हैं उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, राइट। तो जब आप इसको स्प्रे करते हो डायरेक्टली प्लांट के ऊपर, तो ये बाद में हमारी फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमारे लिए डेंजरस होता ही है। उस कॉन्टेक्स्ट में उसको याद रखें। कौन कौन से स्टेट की यहाँ पे मेजरली बात हो रही है? हिमाचल प्रदेश की मेजरली यहाँ पे बात हो रही है, बिकॉज इंडिया में पोटैटो प्रोडक्शन के लिए हिमाचल प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। और क्योंकि पोटैटो को ग्रो करने के लिए जो कोल्ड जो कंडीशन चाहिए होती है, कूल टेम्परेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। एक कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जिसका नाम होता है एफिड। एफिड क्या करता है, ये पोटैटो के जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको खा लेता है और पोटैटो खराब हो जाता है। हिमाचल में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, तो वहां पे ये कीड़े नहीं हो पाते हैं, इंसेक्ट्स नहीं हो पाते हैं, इसलिए वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ भी होती है। कई तरह की वैरायटीज पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में पोटैटो की, जैसे कुफरी ज्योति, टेबल संतारा, सफोरदी, ये कुछ पाई जाती हैं टोमेटो की, जो कि काफी फेमस है। हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट होती है स्पीति, अब लाहौल स्पीति का नाम आपने सुना होगा। वहां का जो पोटैटो है वो हाईएस्ट क्वालिटी का पोटैटो माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ड्राई मैटर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो खराब भी नहीं होते, बहुत समय तक आप उसको रख सकते हो। तो ये लाहौल स्पीति के बारे में मैंने आपको वैसे पर बता ही दिया है, ठीक है। अरे आई थिंक कितने ही टॉपिक थे आज तो छोटे छोटे टॉपिक थे, प्रीलिम्स ओरिएंटेड। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, 2 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं अगर आप करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर तो आपको वैसे करना ही है, छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो इसलिए इन डेप्थ एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है प्रीलिम्स ओरिएंटेड। मेंस ओरिएंटेड चाहिए होता है। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट मैं देख रहा था वीडियोस वगैरह में, तो बोले सर मेंस का कंटेंट कब से आना शुरू हो जाएगा? तो बेसिकली नेक्स्ट वीक से रेगुलर बेसिस पे हम लोग मेंस का कंटेंट लेके आएंगे। बड़े आर्टिकल होंगे, सारी डायमेंशंस कवर करेंगे। तो जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। और जिन स्टूडेंट्स ने सेल्फ स्टडी करके ऑलरेडी अपने सिलेबस कवर कर लिया है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वाली स्टेज पे हैं, नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट देना है, अच्छी तैयारी करना चाहते हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्योंकि वो थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस होती है, तो थोड़ा मुझे समय लग रहा है वो तैयार करने में। लेकिन यस, नेक्स्ट वीक से आई प्रोमिस कि वो हम लोग रेगुलर बेसिस पे डेफिनेटली करेंगे। तो चलिए आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।